जय हिंद। आप लोगों को अब बायोलॉजी से आने वाली 23 तारीख को बायोलॉजी में जो प्रश्न आ ही रहे हैं उसी पर डिस्कस हो रही है, वही आ रही है। बस आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते हो, जिसका मतलब भी नहीं जानते हो बायोलॉजी होती क्या है। बस यही देख लेना, देखते देखते आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। आपका बेड़ा पार, वो भी दमदार होगा, ये बात याद रख लेना। बस ध्यान दो, पहला प्रश्न इस पर विशेष गौर करना। देखो, जनन संबंधी जितने प्रश्न हैं एक बार उसको जान ही गए हो, लगभग सभी लोग जानते हैं। जनन संबंधित जितने भी रिप्रोडक्शन संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब खूब अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। जो उसके अलावा आ जाती है प्रश्न, इस पर हम सोचते हैं यार ये तो पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं था, मैं जानता नहीं। ये प्रश्न आ रही है भैया इस बार, इसी तरह प्रश्न आ रही है। रिप्रोडक्शन संबंधित थोड़ा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, समझ गए इस बात को, ये बात ध्यान देना। और फिर इसके लिए राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। राइजोबियम पता है ना, राइजोबियम क्या है? एक सूक्ष्म कणों के रूप में जो पाया जाता है जड़ों के अंदर, है ना, जड़ों पर, जो जड़ों में पाया जाता है। अब जिसके कारण नाइट्रोजन युक्त जो जो जिसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है, जो किसी भी चीज की वृद्धि करता है, जो किसी भी चीज को आगे बढ़ाता है, वही तो काम करता है ये, है ना। इसको खूब अच्छी तरीके से समझा दिया गया था, समझ गए ना इस बात को। कि कहने का मतलब कि ये जो राइजोबियम, ये सूक्ष्म कणों के रूप में जड़ों पर विद्यमान होता है या मौजूद होता है ना, जड़ों पर मौजूद होता है। जो जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जो यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण अब देखिए मैंने बताया था ना, वायुमंडल में 3 गैस पाई जाती है ना। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन भी है ना। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये मृदा में जाकर ही इसमें राइजोबियम के कारण ही ये मृदा को बढ़ावा देती है, समझ गए ना। इसको बखूबी खूब अच्छी तरीके से डिबेट कर दिया था, है ना। बस यही अब आपको करना है कि यह, अब वही चीज लिख दिया हूं कि राइजोबियम क्या है। राइजोबियम पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है ना। सहजीवी के रूप में मतलब कि जो उनके जीवों की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है, जो दैविक क्रियाओं के लिए उसको बढ़ा रहा है ना। तो वही कह रहा है सहजीवी के रूप में पाया जाता है तथा नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण करता है। नाइट्रोजनी मैंने बताया जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण करता है ना। तो निर्माण कर उन्हें अपने पोषद पादप को उपलब्ध कराता है। पोषद पादप कैसे? पादपों में जो पोषण देता है वही पोषद पादप है, जो पोषण दे रहा है, जो उसको पानी जड़ जो उसकी एनर्जी को बना रहा है, बनाने वाली प्रक्रिया जो हो रही है वही है ना। इसमें मृदा में इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है इस प्रक्रिया से, राइजोबियम से, है ना। तो समझ गए ना, ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला बताएं। अगला प्रश्न क्या है? बाइक्लोवायरेसिस क्या है? बाइक्लोवायरेसिस क्या है? ये बाइक्लोवायरेसिस कहा जाए तो एक दवाई है, कहा जाए तो एक दवा है जो कीटों को मारी जाती है, जो खेतों में डाला जाता है। बाइक्रोवायसिस ये कीटनाशक दवा है, जो कीटनाशक दवाई से है कि ये जितने वायरस हैं, जितने कुछ ऐसे जंतु हैं जो, जिसे मान लीजिए कि कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, उनको खत्म करने के लिए, जो हमें जो हमें हानियां पहुंचाते हैं, उनको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए इस बात को, है ना। यही कहा जा रहा है, ये मुख्यतः न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, विषाणु रोग जनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी है ना। और ये बात ध्यान से समझना, ये स्तनधारियों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, ये नहीं करता। WHO और फूड ऑर्गेनाइजेशन से ये उन्होंने ये सिद्ध करके दे दिया कि ये जो है
ये स्तनधारियों पर, जैसे हम सभी स्तनधारी है ना, स्तनधारियों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं करती। जैसे मान लीजिए कि दवा छिड़क रहे हो तो हाथ पे लग गया, कोई नुकसान हो जाए या कहीं आंखों पे चली जाए या कुछ, मतलब आंख पे तो इसे फेंका नहीं जाएगा, मान लो कभी कभी झांक चली जाती है तो झांक चली जाए तो इससे दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसका बस यही काम, समझ गए ना। अगर ये मान लीजिए 3 नंबर का आता है ना, 3 नंबर का आता है, फिर इसके आगे जो आपको और जोड़ना है, और आप समझ जाते हैं जैव क्रियाएं जो होती है कृषि से संबंधित जो होती है, आप जोड़ के लिख सकते हो बखूबी, खूब अच्छी तरीके से। हम उतना बता दे रहे हैं जितना कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको, है ना। अब इसके बाद अगला है जैविक खाद क्या है। जैविक खाद को या जैव उर्वरक के भी नाम से जानते हैं ना, है ना, ये भी लिख दिया नहीं तो कहोगे। जैव उर्वरक या जैव उर्वरक या जैव उर्वरक क्या है ना। जैव उर्वरक क्या है, तो ये जैव उर्वरक ये होता है कि जो हमारे पेड़ पौधों को ये वृद्धि प्रदान करता है ना, बढ़ाता है। जिसे कहते नहीं यार, थोड़ा अपनी गेहूं के खेत में खाद डाल दो, उर्वरक ही तो है खाद, है ना। देखो यहाँ लिखा भी है खाद, जैविक खाद, है ना। तो थोड़ा खाद डाल दो, जैसे आपका गेहूं धान फसल ये बढ़ोतरी पे आ जाए, समझ गए। और हमारे देहात में ये होता है कि जैसे गोबर हो गई, गोबर सबसे ज्यादा जैव उर्वरक को स्थान दिया जाता है खाद को, ओ सॉरी गोबर को। तो अगर ये प्योर गोबर का ही जो रहे, उसमें कोई और मिलावट ना रहे, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, अच्छा उर्वरक साबित होता है ना। बस आपको यही लिखना है कि जैव उर्वरक ये पौधों की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जो जो गोबर जैसे अवशिष्ट पदार्थों से, जो गोबर जैसे अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है ना, या बनता है। समझ गए इस बात को, है ना। अब इसे 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक ये आती है, तो जिस तरह पूछा जाए उसी तरह आप बनाकर इसको लिख सकते हो। हम आप बखूबी जानते हैं कि देहात में गोबर का और खाद का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसको जो आप जानते हो बेसिक ज्ञान, जो आप जानते हो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान, वही आपको यही लिखना है। समझ गए इस बात को, है ना। इसका तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। इसको अगर कहो तो लिखवा दें, है ना, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख सकते हो। समझ गए ये भैया। तो वही कहने का मतलब है, देखो आरएनए, देखो पहली बात तो आरएनए, आर का मतलब होता है रिसोर्स, और एम का मतलब होता है मैसेंजर, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना। कहने का मतलब है कि देखो जब आरएनए में यही काम हमारा 3 करता है, एम आरएनए ये मैसेज, ये संदेश वाहक है कि भैया क्या संदेश देना है, 5 उंगली बनाना है, कि लड़कों को गौर करना है, कि या मतलब जो भी है, हम भैया गोरे मानते हैं और कुछ नहीं, है ना। और ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है ना, या प्रोटीन बनने का काम करता है, एक प्रोटीन बनाता है या कोई चीज ट्रांसफर करता है। अरे भैया इतना गोर हमको कर दिया, अब कहाँ करोगे, या मान लो 5 उंगली बना दी, अब और क्या बनाओगे, या दांत भी नाक भी कान भी सब बना दिया, अब क्या करोगे, है ना। तो ये आरएनए क्या करता है, यही। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम का क्या कार्य है। क्षारीय फास्फेटेज, देखिए ये जो क्षारीय फास्फेटेज कहाँ होता है, ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के 2 सिरे होते हैं, है ना, आगे वाला और पीछे वाला, मतलब ये 2 सिरे होते हैं। इन 2 सिरों के, इनके 5 सिरा होता है। 5 सिरा कैसे, ये 5 सिरा से एक सिरा हटा लिया जाता है, तो वही सिरा जो एक वृत्ताकार हो जाता है, यही वृत्ताकार होने की प्रक्रिया का काम करता है क्षारीय फास्फेट एंजाइम, है ना। तो यही बता दूं, समझ गए ना, कि देखिए अब वही चीज लिख दिया, जब डीएनए के 5 सिरे से एक फास्फेट समूह को हटा देते हैं, तो मैंने बताया ना, जब डीएनए के 5 सिरे से देखिए, ये मत इनके जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, इनका तो यही एक ये सिरा हो गया, है ना, ये तो एक छोर हो गई, है ना। तो इनके जो इन पर जो सिरा होती है, इन पर ये जो होती है, इन सिरों पर, इनके सिरों से एक फास्फेट समूह को हटा दें, एक कोई एक, 5 होते हैं, 5 से एक हटा दें तो देते हैं, तो सिरों को से जब डीएनए के 5 सिरे से एक फास्फेट समूह को
हटा देते हैं तो, फिर से, जब डीएनए के 5 सिरे से एक फास्फेट समूह को हटा देते हैं जिससे इसके सिरे पुनः जुड़कर वृत्ताकार डीएनए का रूप न धारण कर सके, का रूप न धारण कर सके, का रूप धारण ना कर सके, का रूप धारण ना कर सके, ये ठीक रहेगा, का रूप धारण ना कर सके, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका काम क्षारीय, तो उसका कार्य क्षारीय फास्फेट का होता है। समझ गए। अब इसमें कह रहे हैं कि 5 सिरे, ये 5 सिरे 3 सिरे ये होते क्या है ना, इसको जान लो। तो ये जो 5 सिरे हैं ना, इन सिरों को, ये जो 5 सिरे हैं इन्हें 5 एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 एंड, है ना। तो इनका काम क्या होता है, इनका मतलब ये हो गया कि 5 एंड मतलब 5 एंड, ये कोई राइबोस शर्करा होती है जिनमें कार्बन परमाणुओं के 5वां तत्व, कार्बन परमाणु से 5वां तत्व आकर जुड़ा होता है, वही होता है 5 एंड, है ना। ये समझ गए, यही होता है। तो जिसमें पांचवा कार्बन, पांचवा कार्बन एक, पांचवा कार्बन एक फास्फेट, एक फास्फेट समूह, फास्फेट समूह क्या होता है? PO4 फास्फेट समूह से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है पांचवा समूह। और इसी तरह कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 5वां सिरा, ये तो 5वां सिरा ये होता है कि जिससे राइबोस शर्करा का 5वां कार्बन एक फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। और इसका तीसरा सिरा जो होता है, तीसरा सिरा ये हाइड्रोक्साइड आयन समूह से जुड़ा होता है ना। कहो तो वो भी लिख दें, है ना, तीसरा सिरा भी लिख ले। है ना। देखो अब इसमें कह दिया जाए कि इस सिरे पर राइबोस शर्करा का तीसरा कार्बन एक मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है ना। तो यही बात। अब इसके अलावा भी, अगर मान लीजिए इसके अलावा भी पूछ लिया जाए कि ये तो मान लीजिए सिरों के अलावा, इसके अलावा इनका नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं ना, नाइट्रोजनी क्षार ये कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना। ये तो समझ ही गए हो, तो जानते हो, है ना। तो इनके लिख दूं, इनके 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। समझ गए, ये होते हैं चारों। समझ गए इसको, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलो अगला प्रश्न क्या है कि प्लाज्मिड क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग है। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है केवल प्लाज्मिड क्या है, या प्लाज्मिड को संक्षिप्त में लिखिए, जैसे भी है, तो यही आपको लिखना है ना। ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। कोई कठिन नहीं है ना। ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? ये जीवाणुओं तथा ईस्ट में पाया जाता है
है ना, इनका उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है, जैसे टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरिया आदि जीवाणुओं से प्राप्त होता है ना। समझ गए इस बात को? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अगला प्रश्न बताएं।